हे गाइस, आई होप यू डूइंग वेल। सो चैप्टर 4 का जो ये पार्ट था, थर्ड पार्ट है ये, कल्चर एंड आइडेंटिटी। क्योंकि थोड़ा बड़ा चैप्टर है और काफ़ी सारी चीज़ें हैं डिस्कस करने के लिए, तो इसको डिस्कस करते हैं, कल्चर एंड आइडेंटिटी। तो आगे पिछले लास्ट के जो 2 पार्ट है वो आप देख लेना, तो ये जो कवर हो जाएगा लास्ट वाला जो चैप्टर है, आई मीन जो टॉपिक्स हैं। सो आइडेंटिटीज आर नॉट इनहेरिटेड बट फैशन बोथ द इंडिविजुअल एंड द ग्रुप थ्रू the relationship with others. So ये क्या बोल रहा है? कह रहा है कि जो भी आपकी आइडेंटिटी है, ठीक है, और जो भी इंडिविजुअल या ग्रुप के थ्रू जो आपका रिलेशनशिप है, इट डिपेंड्स ऑन नॉट मोर ओवर फॉर इनहेरिटेंस या इनहेरिटेड नहीं है, बट जो भी किस फैशन तरीके से या फिर किस तरीके से ये अरेंज्ड है, इट इज इंडिविजुअल बेस और ग्रुप बेस रिलेशनशिप है जो कि आप दूसरों से मेंटेन करके रखते हो। इंडिविजुअल जो है सोशल रोल्स और जितने भी आइडेंटिटी है वो आपका जो भी मतलब इम्पैक्ट है which is different. So in the modern society every person plays in multiple roles. ऐसा नहीं होता कि एक ही बंदा जो है एक ही तरह का रोल प्ले कर रहा है, बट मॉडर्न सोसाइटी में चीजें जो है चेंज हो रही हैं. सो एवरी पर्सन इज चेंजिंग डिफरेंट रोल एंड for instance, with the families, he may be a parent or child, but for each of the specific roles, there are particular responsibilities of power. किसी किसी की जैसे मदर का रिस्पॉन्सिबिलिटी अलग हुआ, फादर का रिस्पॉन्सिबिलिटी अलग हुआ. इट इज नॉट सफिशिएंट टू इनेक्ट रोल्स, दे ऑल्सो हैव टू रिकॉग्नाइज एंड एक्नॉलेज. क्योंकि उसको आपको रिकॉग्नाइज भी करना पड़ेगा, एक्नॉलेज भी करना पड़ेगा कि किसका रोल क्या है. जैसे मदर, जनरली बोला जाता है कि मदर जो है खाना बनाती है, पूरा घर अरेंज करके रखती है. फादर इज अ ब्रेड अर्नर एंड इज अर्निंग द मनी. तो ये जो है रिकॉग्निशन और एक्नॉलेजमेंट both are very important, and this can often be done through the recognition of the particular language that is used among role players. जो कि रोल प्लेयर्स हैं उसमें भी जो रिकॉग्निशन है. अब जैसे रोल प्लेयर का मतलब हुआ कि कभी कभी ऐसा होता है कि बच्चा रो रहा है तो या फिर मदर जैसे बाहर काम करने गई है तो फादर माँ का रोल प्ले करते हैं एंड बच्चे को संभालते हैं, खाना पिलाना या जो भी मतलब एक्टिविटीज होती हैं करने की कोशिश करना. सो दैट इज काइंड ऑफ रोल प्लेइंग. Students in school have their own way of referring to their teachers, other students, class performances by creating this language which also serves as a code. क्योंकि अब आपने देखा होगा कि स्कूल में भी अलग अलग टाइप के, क्योंकि वहां पे स्पेसिफिकेशन अलग है, फैमिली में जो रोल प्लेइंग का वो है अलग होगा. तो ये चीजें जो है स्पेसिफाई करती हैं कि वहां पे क्रिएटिंग दिस लैंग्वेज विच ऑल्सो सर्व्स एज अ कोड. वहां पे कोड लैंग्वेज जो है डिफरेंट होगी, आपकी फैमिली में कोड लैंग्वेज अलग हो सकती है. सिमिलरली women are also known to create their own language and through it their own private space beyond the control of men, especially when they congregate at the ponds to bath in rural areas or across washing lines of rooftops in urban areas. अब देखा होगा कि आपने तालाब वगैरह में एक टेरिटरी होती है जहाँ पे फीमेल्स वर टेकिंग बाथ या कोई मतलब इस तरीके का टेरिटरी हो, तो वहाँ पे एक रेस्ट्रिक्टेड एरिया बना दिया जाता है. या फिर जैसे छत है, छत पे जो है जो घर कपड़े वगैरह सुखाना और कपड़े धुलना वगैरह के लिए भी एक पर्टिकुलर एरिया डिसाइडेड होता है. सो इट डिपेंड्स. और जैसे वुमेन अपने लिए एक पर्सनल स्पेस या अपने लैंग्वेज क्रिएट करके रखती है. इन अ कल्चर देयर कैन बी मैनी सब कल्चर्स. तो एक कल्चर में बहुत सारे सब कल्चर्स भी होते हैं, ठीक है. अब जैसे इंडियन सोसाइटी है, इंडियन सोसाइटी का कल्चर बायोडाइवर्सिटी अलग अलग है. अब यहाँ पे भी जैसे कास्ट हुई, कास्टिज्म में भी कास्ट हुई, उसकी सब कास्ट होती है, उसी तरीके से कल्चर भी होता है कि एक हिंदू में हिंदू जो मैरिजेस होती हैं ऑलमोस्ट काइंड ऑफ सेम होती हैं, लेकिन हर जगह का ट्रेडिशन अलग है. आई मीन सब कल्चर्स जो है कहीं कहीं पे अलग होता है. जैसे अब ईस्ट यूपी का कल्चर डिफरेंट होता है, वेस्ट यूपी का अलग है, तो वहाँ पे सब कल्चर डेवलप हो जाता है. सो लाइक दैट ऑफ एलाइट एंड वर्किंग क्लास यूथ है, उनका अलग है, एलाइट क्लास का अलग है. सब कल्चर्स आर मार्क्ड बाय स्टाइल, टेस्ट, एसोसिएशन की कैसे एक दूसरे से बात करना. तो ये सारे जो आते हैं ये सब कल्चर के अंदर आते हैं.
पर्टिकुलर सब कल्चर्स आर आइडेंटिफिएबल, क्योंकि आप इजीली देख सकते हो किसी का ड्रेसिंग सेंस कैसा है, स्पीच मतलब बोलने का तरीका कैसा है, प्रेफरेंस फॉर द पर्टिकुलर काइंड ऑफ म्यूजिक और द मैनर इन विच दे इंटरेक्ट विद देयर ग्रुप मेंबर्स। तो वो कैसे बातें कर रहे हैं, किस तरीके का उनको म्यूजिक सुनना पसंद है, किस तरीके का खाना पसंद है। सब कल्चर ग्रुप्स कैन बी ऑल्सो फंक्शन एज कोहेसिव यूनिट विच इम्पार्ट्स एन आइडेंटिटी टू ऑल ग्रुप मेंबर्स। बिकॉज सब कल्चर क्या होता है कि पर्टिकुलर आप कह सकते हो कि किसी ग्रुप को रिप्रेजेंट करना, एंड दैट इज लाइक कोहेसिव यूनिट विच इम्पार्ट एन आइडेंटिटी टू ऑल ग्रुप, क्योंकि वो अलग होगा। ऐसा नहीं है कि एक ग्रुप में सबकी आइडेंटिटी को शो कर रहा होगा, बट इट इज लाइक डिफरेंट देन दैट ग्रुप। तो ये सब कल्चर एक कल्चर में से ही निकल के आता है। Within which such group there can be leaders and followers, but group members are found by the purpose of the group and work together to achieve their objective। क्योंकि ग्रुप मेंबर, एक ग्रुप क्या होता है, ग्रुप में जो गोल होता है वो सबका सेम ही होता है। अब उसमें से कुछ ग्रुप मेंबर्स होंगे, कुछ ग्रुप लीडर होगा, जिसमें कि जो ग्रुप लीडर होगा वो रास्ता दिखाएगा या फिर एक सही तरीका दिखाएगा उस गोल को अचीव करने के लिए। जैसे टीम लीड का रोल है, सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री में टीम लीड का रोल हुआ, स्क्रम मास्टर का रोल होता है। सो ये जो है आइडेंटिफाई करते हैं किसी भी कॉमन गोल को अचीव करने के लिए एक टीम को डायरेक्शन दी जाती है बाय लीडर्स एंड टीम लीड्स कहो, या फिर आप मैनेजर्स बोल सकते हो। तो ये जो है आइडेंटिफिकेशन देता है एक सही पाथ दिखाना। फॉर इंस्टेंसेस यंग मेंबर्स ऑफ नेबरहुड कैन फॉर्म अ क्लब टू एंगेज themselves in sports और other constructive activities, जो कि आपने देखा होगा कि कॉलोनीज में छोटे छोटे बच्चे होते हैं, अपना एक ग्रुप बना लेते हैं कि उसमें खेलने जाना है या कोई क्लब बना लेते हैं। सच एक्टिविटी क्रिएट अ passive image, positive image of the members in the locality, and this gives the members not only a पॉजिटिव सेल्फ इमेज बट ऑल्सो इंस्पायरिंग फॉर अदर्स। क्योंकि आपने देखा होगा कि कुछ लोग थोड़े ज्यादा एक्टिव होते हैं और किसी में ग्रुप बनाना, बात करना, तो ये सारी चीजें होती हैं, उसके लिए तो पॉजिटिव है ही ये, बट जो है सोसाइटी के लिए भी एक पॉजिटिव रोल प्ले करता है, विच इज इम्पोर्टेंट एंड विच इज गुड फॉर द हेल्दी एनवायरमेंट। द ओरिएंटेशन ऑफ देयर आइडेंटिटी एज अ ग्रुप अंडरगोज ए ट्रांसफॉर्मेशन, क्योंकि आप एक दूसरे से बात करोगे तो आपकी पर्सनैलिटी में ट्रांसफॉर्मेशन होना, आपके सोच में भी बदलाव आता है, और जो भी कल्चर एक दूसरे से एक्सचेंज होते हैं उससे भी काफी ज्यादा बेनिफिट मिलता है। The group is able to differentiate itself from other groups and thereby create its own identity through the acceptance and recognition of the neighborhood। तो ये जो है आइडेंटिटी है या फिर ये एक्सेप्टेंस जो है आपके आसपास होती है आपके बिहेवियर से, और जो भी ये दूसरों से आपको अलग करती है, तो उससे आपको रिकॉग्निशन मिलता है। आप एथनोसेंट्रिज्म की बात करते हैं। एथनोसेंट्रिज्म इट इज only when cultures comes into contact with one another that the question of ethnocentric arises। क्योंकि एक एथनोसेंट्रिज्म अराइज होती है, एक कल्चर दूसरे कल्चर से जब मिक्स होता है और आप उसमें से कुछ जो है एक्सेप्ट कर लेते हो या कुछ यूज करते हो। सो एथनोसेंट्रिज्म इज द एप्लीकेशन ऑफ वन ओन कल्चर वैल्यूज इन इवेल्युएटिंग द बिहेवियर एंड बिलीफ्स ऑफ पीपल फ्रॉम अदर कल्चर। तो ये एथनोसेंट्रिज्म में एप्लीकेशंस ऑफ one's own culture values in evaluating the behavior and beliefs of people from other culture। तो आपका जो कल्चर है, आप दूसरे की कल्चर को कैसे देख रहे हो, और आपका जो बिलीव है, आपका जो बिहेवियर है और दूसरों का जो बिहेवियर है, उसको कहीं कहीं पे आप कंपैरिजन भी कर रहे हो। सो कल्चरल वैल्यूज प्रोजेक्टेड एज द स्टैंडर्ड्स और नॉर्म्स आर कंसीडर्ड सुपीरियर टू दैट ऑफ द बिलीव्स एंड वैल्यूज ऑफ अदर कल्चर्स। सो इसमें जैसे कुछ लोग सोचते हैं कि अरे नहीं हमारा कल्चर बहुत अच्छा है, नहीं हमारा कल्चर मतलब आपसे अच्छा है, तो ये कंपैरिजन वाली बात आ जाती है, जो कि हमने चैप्टर 1 और चैप्टर 3 में देखा और डिस्कशन भी किया गया, पर्टिकुलरली इन द डिस्कशन ऑन द रिलीजन हाउ सोशियोलॉजी इज एन एम्पेरिकल एंड नॉट अ नॉर्मेटिव डिसिप्लिन। क्योंकि इसमें एक आइडल स्टेज तो आ ही नहीं पाती है, मतलब ऐसा नहीं होता कि लोग सबके कल्चर को अच्छा बोले, सबकी कास्ट, सबके मतलब रिलीजन को अच्छा बोले, तो वही होता है कि खींचातानी सी चलती रहती कि मेरा रिलीजन अच्छा, तुम्हारा रिलीजन बेकार, और यही सारी चीजें चलती ही रहती हैं। दैट इज लाइक द एम्पेरिकल अप्रोच। अंडरलाइंग एथनोसेंट्रिक
comparison is a sense of culture superiority clearly demonstrated in colonial situation. Thomas Babington and Macaulay famous minute on education 1835 में इन्होंने दिया था. To the East India Company in India exemplifies ethnocentrism when he says we must at present do our best to form a class who may be interpreters between us and the millions whom we govern. A class of persons India in blood and color but English in taste. सिंपल सी बात कही है कि हम एक ऐसा कल्चर या फिर एक ऐसी सोसाइटी डेवलप करेंगे जो कि देखने में तो मतलब ब्लड से इंडियन है, बट उनके अंदर जो होगा इंग्लिश टेस्ट होगा, ओपिनियन भी होगी, मोरल्स भी होंगे, और जो भी इंटेलेक्ट होगा या जो भी उनका थॉट प्रोसेस होगा वो इंग्लिश होगा. तो ये एक होता है कि अपनी आपको सुपीरियरिटी दिखाना इसमें, कि जो एथनोसेंट्रिज्म में लोग अपने आप को ज्यादा सुपीरियर एक मतलब पोजीशन, अपर पोजीशन पे रखना चाहते हैं. एथनोसेंट्रिज्म इज द अपोजिट ऑफ कॉस्मोपॉलिटनिज्म when value other culture for their difference. A cosmopolitan outlook doesn't seek to evaluate the value and belief of others people according to one's own. It celebrates and accommodates different culture propensities. So that is culture propensities within its fold and promote cultural exchange and borrowing the enrich one's own culture. तो ये कॉस्मोपॉलिटनिज्म में तो होता है कि हाँ भाई आप दूसरे के कल्चर को भी एक्सेप्ट कर रहे हो. कुछ चीजें हैं कि चलो ठीक है, मतलब मुझे आपके कल्चर की अच्छी लगी तो हम ले सकते हैं या फिर एक्सेप्ट कर सकते हैं. तो ये जो होता है कॉस्मोपॉलिटनिज्म में होता है, बट एथनोसेंट्रिज्म में ये चीज नहीं होती. So the English language has emerged as a leading vehicle of international communication through its contact and inclusion of foreign words into its vocabulary. Again, the property of Hindi film music can be attributed to its borrowing, क्योंकि English ने ना अपने ऐसे पैर पसार लिए कि हर जगह पे आप चाहे इंडियन हो, चाइनीज हो या फिर पाकिस्तानी हो, उसके अलावा जर्मन हो, कोई भी हो, बट आपको अगर इंग्लिश आती है तो यू कैन सर्वाइव. क्योंकि इंग्लिश एक ऐसी लैंग्वेज हो गई है कि लोग एक दूसरे से इजीली कम्युनिकेट कर सकते हैं, मतलब इंटरनेशनली और ऑल ओवर द वर्ल्ड, ग्लोबली ये जो है रिकॉग्नाइज्ड है एंड पीपल कैन टॉक विद ईच अदर. सो इंडियन फोक्स की बात करते हैं. इंडियन फोक्स एंड सेमी क्लासिकल फॉर्म्स लाइक भांगड़ा एंड गजल्स, तो ये एक पर्टिकुलर एरिया में है. एंड अगेन द पॉपुलैरिटी ऑफ हिंदी फिल्म म्यूजिक, जैसे कि भांगड़ा वगैरह समझते हैं लोग तो वो एक्सेप्ट कर सकते हैं. इन डिफरेंट ट्रेडिशंस, जैसे अब बताया कि फोक डांस, गजल वगैरह हैं, तो बहुत सारे कमेंट्स आते हैं. मैंने देखा कई बार कि फॉरेन कंट्री पीपल आर ऑल्सो लिसनिंग, जो म्यूजिक है, बीट्स है, वो सुनते हैं. So apart from this, modern society is appreciative of cultural difference and doesn't close its door to cultural influence from the abroad. क्योंकि मॉडर्न सोसाइटी में क्या है, ऐसा नहीं है कि भाई कल्चर है. पहले तो क्या होता था कि ठीक है, मतलब नहीं हम मतलब एंशिएंट सोसाइटी में तो चलो ठीक है, बहुत सारा रूल भी हमें कर रहे थे तो इसीलिए एक्सेप्टेंस भी थोड़ा कम था. बट ऑन द अदर साइड, इन द मॉडर्न सोसाइटी वी आर वेरी ओपन. हम बहुत ओपन हैं किसी की कल्चर को एक्सेप्ट करने के लिए, और इन्फ्लुएंस भी हो रहे हैं, और अपने डोर हमने क्लोज नहीं किए, ओपन किए हैं. सो बट सच इन्फ्लुएंसेस आर ऑलवेज इनकॉर्पोरेटेड इन अ डिस्टिंक्टिव वे which can combine with elements of indigenous culture. The English language, despite its foreign inclusion, doesn't become a separate language, because English language है, despite foreign जो भी inclusion है, एक सेपरेट लैंग्वेज नहीं बनी. जैसे कि आपने देखा होगा कि सिंपल सी फॉर्म में बताती हूँ, फिर से पढ़ते हैं. सो बट सच इन्फ्लुएंसेस आर ऑलवेज इनकॉर्पोरेटेड इन अ डिस्टिंक्टिव वे which can combine with elements of indigenous culture. कि आप इंडिजिनस किसी भी कंट्री का जो इंडिजिनस कल्चर है उसको अलग तरीके से ना वो करके उसी में इनकॉर्पोरेट करते हैं कि जो भी मॉडिफिकेशंस हो सके. ठीक है. द इंग्लिश लैंग्वेज, डिस्पाइट इट्स फॉरेन इंक्लूजन, doesn't become a separate language.
nor does Hindi film music lose its character through borrowings. तो इसका मतलब हुआ कि जो आपका एसेंस है आपके मतलब कंट्री का, जैसे अभी इंडियन है हम हिंदी में बात करते हैं, हिंदी के जो जब हम चीजें हिंदी में समझते हैं वो हमें मुझे लगता है पर्सनली ज्यादा समझ में आती है, क्योंकि ये हमारा मदर टंग है। हम बचपन से मम्मी पापा से सबसे बात करते, जरूरी नहीं कि हम हर किसी से इंग्लिश में बात कर रहे होते हैं। सिमिलरली वही चीज लिखी गई है कि इंग्लिश हो या कोई कल्चर हो, लेकिन आपका जो हिंदी फिल्म म्यूजिक जो है, हम हमेशा जो चीजें सुनते हैं, जो चीज हमें सॉन्ग अच्छे लगते हैं, तो जरूरी नहीं कि इंग्लिश सॉन्ग को सुनते सुनते हम हिंदी सॉन्ग्स को रिप्लेस कर दें। तो वो होती है कि बोरोइंग तो हम कर रहे हैं, बट जरूरी नहीं, पर ऐसा नहीं हो रहा कि उसको हम रिप्लेस कर रहे हैं। सो द एब्जॉर्प्शन ऑफ द डाइवर्स स्टाइल, फॉर्म, साउंड्स एंड आर्टिफैक्ट्स provides an identity to a cosmopolitan culture, क्योंकि हम ये सारी चीजें ले रहे हैं, इसका मतलब आइडेंटिफिकेशन है, बट अपनी जो कल्चर है हमारा वो जरूरी नहीं, ऐसा नहीं है कि हम उसको त्याग रहे हैं। इन अ ग्लोबल वर्ल्ड वेयर मॉडर्न मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन आर shrinking distances between cultures, a cosmopolitan outlook allows diverse influences to enrich वंस ओन कल्चर, क्योंकि आपने अच्छी चीजें, अगर किसी की अच्छी चीजें आपको लग रही हैं तो आप उसको अडॉप्ट कर रहे हो, तो इससे क्या होता है, कॉस्मोपॉलिटाइनाइजेशन बढ़ रहा है उससे, और लोगों की जो सोच है वो भी बढ़ रही है। अब कल्चरल चेंज की अगर बात करें, कल्चरल चेंज इज द वे इन विच सोसाइटी चेंज देयर पैटर्न्स ऑफ कल्चर, क्योंकि अब इंडियन कल्चर की बात करते हैं, पहले जनरली आपने देखा होगा कि साड़ी वगैरह पहनी जाती थी, सूट वगैरह पहनते थे, बट अब ऐसा नहीं है। अब 60s में भी लोग जीन्स टॉप पहन के जाते हैं शॉपिंग वगैरह में, मॉल्स में, या वैसे भी, तो पहले ये चीजें नहीं थी। तो दीज आर द कल्चरल चेंजेस, चेंजिंग पैटर्न, स्टाइल को कह सकते हो आप। इम्पीटस फॉर चेंज कैन बी इंटरनल और एक्सटर्नल। In regarded to internal cause, for instance, new method of farming, agriculture भी change हुआ है, boost agricultural production, जैसे transformation, food consumption, quality of life, सारी चीजें बढ़ी हैं। agrarian जो इकोनॉमी थी वो जो है चेंज हुआ, उसमें अग्रेरियन कम्युनिटी में भी चेंज हुआ कि क्वालिटी ऑफ लाइफ बदल रही है। जरूरी नहीं है कि पहले जो किसान होते थे सिर्फ धोती कुर्ता पहनते थे, नाउ दे आर पुटिंग ऑन सूट्स ऑल्सो, जो कि अफोर्ड कर सकते हैं। तो ये चीजें कहीं कहीं पे अच्छी भी हुई है कि हाँ आप मतलब एक्सेप्ट कर रहे हो दूसरा कल्चर। ऑन द अदर हैंड, एक्सटर्नल इंटरवेंशन इन द फॉर्म ऑफ कंक्वेस्ट और colonialization can also affect deep seated changes in the cultural practices and behavior of our society। तो देखो प्रोज एंड कॉन्स तो दोनों ही हैं। अगर आप अपनी सोसाइटी में बहुत ज्यादा इन्फ्लुएंस हो रहे हो किसी दूसरी सोसाइटी से, तो शायद आपका भी अपना कल्चर कहीं ना कहीं तो आप खो देते हो, बट कल्चरल चेंज कैन अकर थ्रू चेंजेस इन द नेचुरल एनवायरमेंट, कॉन्टैक्ट विद अदर कल्चर एंड प्रोसेस ऑफ एडेप्टेशन। तो ये सारी चीजें होती है। नेचुरल एनवायरमेंट जो पहले से था उसमें चेंजेस आना, चेंजेस इन द इकोलॉजिकल चेंजेस हुए, उसकी वजह से डिस्ट्रैक्शन हो रहा है और ड्रास्टिकली चीजें खराब हो रही हैं। ऑल्टर द वे ऑफ लाइफ ऑफ पीपल, जो भी ऑल्ट्रेशन बहुत ज्यादा हो गया है ये मॉडर्नाइजेशन की वजह से, या आप कह सकते हो कि दूसरे कल्चर को हम एक्सेप्ट कर रहे हैं। व्हेन फॉरेस्ट ड्वेलिंग कम्युनिटीज आर डिप्राइव्ड और एक्सेस टू द फॉरेस्ट एंड इट्स प्रोड्यूसेस ईदर बिकॉज ऑफ लीगल रेस्ट्रिक्शंस और ड्यू टू इट्स discrimination, it can have disastrous effect on the dwellers and their way of life. Tribal communities in northwest India as well as in middle India have been the worst affected by the loss of forest resources, क्योंकि आपने देखा होगा जितने भी ट्राइबल कम्युनिटीज हैं वो पूरे जो है जंगलों पे ही निर्भर होते हैं ज्यादातर, ठीक है। लेकिन अब हम जो है इकोलॉजिकल सेंसिटिविटी जा रही है और पूरे जो पेड़ पौधे खराब हो रहे हैं, जंगल कट रहे हैं, उसकी वजह से उनका लाइफ स्टाइल बहुत ज्यादा वर्स्ट होता चला जा रहा है। उसकी वजह से काफी लॉस ऑफ लाइफ भी हुआ है। ऑल्दो this evolutionary change, there can also be revolutionary change also, and when a culture is transformed rapidly, its value and meaning system undergoes a radical change, then revolutionary change takes place. Revolutionary change can be initiated through political intervention या technology के intervention से हो सकता है,
उसके अलावा इकोलॉजिकल ट्रांसफॉर्मेशन हो, जैसे कि फ्रेंच रेवोल्यूशन आपने सुना था, और जब हम स्टार्टिंग में पढ़ते हैं 1789 में ट्रांसफॉर्म हुआ फ्रेंच सोसाइटी का, डिस्ट्रॉइंग द स्टेट सिस्टम, जो भी थे मोनार्की सिस्टम गया, उसके अलावा जो भी कैलर्जीज और ये राजा वगैरह थे उनको हटा के और फिर एक रिपब्लिक स्टेट का आप कह सकते हो कि फॉर्मेशन हुआ। वहाँ के लोग बहुत ज्यादा परेशान हो गए थे मोनार्की सिस्टम से, एंड इनकलकेटिंग द वैल्यू ऑफ लिबर्टी, इक्वालिटी एंड फ्रेटर्निटी का जो पूरा भाव था तब आया। और उसके बाद वहाँ पे एक जो है सिटीजन, एज अ सिटीजन एक क्या कहते हैं कि टर्मिनोलॉजीज अराइज हुई, और वहीं से जो है रिपब्लिक स्टेट का फॉर्मेशन हुआ, या आप कह सकते हो कि गणतंत्र का फॉर्मेशन हुआ है। व्हेन अ डिफरेंट अंडरस्टैंडिंग कम्स इन प्रिवेल्ड कल्चर change occur, and recent years have seen an amazing expansion of the media, both electronic and print media। काफी चेंजेस आए हैं, क्योंकि वर्ल्ड में भी अब वही हर चीज ऐसा नहीं है कि अखबार में ही जा रहे हो, इतने सारे यूट्यूब चैनल्स हैं जो कि काफी चेंजेस आ रहे हैं। उसके अलावा डू यू थिंक द मीडिया हैव बॉट अबाउट एन इवोल्यूशनरी एंड रिवोल्यूशनरी चेंजेस? तो वो भी कह सकते हो कि बहुत सारे चैनल्स हैं वो एक अलग तरीके से काम कर रहे हैं, जो कि मेन लाइन मीडिया से अलग है। ये जरूरी नहीं है कि सब गवर्नमेंट की बात माने, या फिर जरूरी नहीं है कि हर कोई गवर्नमेंट को ही क्रिटिसाइज करे या फिर सिर्फ गवर्नमेंट का ही गुणगान करे। तो दोनों ही चीजें हैं, इट डिपेंड्स ऑन द इंडिविजुअल एज वेल। देयर आर मैनी चैनल्स नाउ, दे आर एक्चुअली ट्राइंग टू maintain and speak out, ask the questions from the government। गवर्नमेंट से भी क्वेश्चन पूछने का मीडिया का राइट है, जो कि कहीं कहीं पे डिबेट चल रही है इतने दिनों से कि पता नहीं फोर्थ पिलर आई थिंक डिस्ट्रॉय हो गया है। सो बिकॉज आपने देखा होगा कि फ्रीडम ऑफ स्पीच जो कि रिपोर्ट इंटरनेशनली आती है उसमें भी या फिर प्रेस एक्ट वगैरह जो थे, उसके अलावा जो भी फ्रीडम ऑफ स्पीच में जो रैंकिंग थी इंडिया की वो बिगड़ती जा रही है, और देशों में भी। सो द मीडिया हैज ब्रॉट about an evolutionary and revolutionary changes. We are familiar with the various dimensions of culture. Now to return to the point we started within the chapter, I like number 1, तो उसमें interplay between the individual और society में जो भी conversation, I mean exchange है, we now move on the concept of socialization। socialization में मतलब एक ग्रुप, इसको कह सकते हो कि ग्रुप ऑफ पीपल या लोग एक दूसरे से कैसे बातें करते हैं। आई बिलीव दैट अ कंप्लीट लाइफ इज इंक्लूसिव ऑफ एवरीथिंग अराउंड अस। जैसे कि प्लांट हुआ, चाहे कैटल हो, जितने भी गेस्ट आते हैं, उसके अलावा फीस्ट जो भी दावतें हो रही है, चाहे क्वारल हो, फ्रेंडशिप हो, कंपेनियनशिप हो, डिस्क्रिमिनेशन, फेस्टिवल्स, ये सारी चीजें जो हैं ये लाइफ में इंक्लूडेड है। इट इज इसके इर्द गिर्द ही हमारी लाइफ घूमती रहती है। ऑल दीज आर मोर वर्ड प्रेजेंट इन वन और सिंगल प्लेस, या आप घर को कह सकते हो कि हमारे घर में ये सारी चीजें चल रही है। ऑल्दो लाइफ समटाइम्स appeared complicated when I now understand how consummate it was, it is thanks to such a childhood perhaps that if I get just a glimpse of someone's suffering, I feel I can comprehend the whole of it। So ये चीज like the way he 1945 has dictated that, and वही बोला कि हाँ मतलब हमारे घर के चारों तरफ का जो इन्वायरमेंट है या फिर ये सारी चीजों को मिलके ही एक सोसाइटी का फॉर्मेशन हो रहा है। सो हाउ सोशलाइजेशन emerges from that। At the time of birth, the human infant knows nothing about what we call society। मतलब स्टार्टिंग में होता था कि हर्डर हैं, कहीं पे भी सो रहे हैं, कपड़े पहनने का मतलब सेंस नहीं था उस टाइम पे, पत्ते वगैरह भी बहुत बाद में जाके हुआ। ह्यूमन वर वॉन्डरिंग हियर एंड देयर नेकेड विदाउट क्लोथ्स, क्योंकि पता ही नहीं था कि हाँ मतलब हमें अपनी बॉडी पार्ट्स को ढकना भी है। Yet as the child grows up, he keeps learning not just about the physical world, but about what it means to be a good or bad girl or a boy। He knows what kind of behavior will be
applauded and what kind will be disapproved, क्योंकि सोशलाइजेशन में होता है कि सोशल नॉर्म्स क्या है, क्या चीज गलत है क्या सही है। आपस में बच्चे ही बात करते हैं गंदा बॉय है या फिर इट्स गुड गर्ल और बैड गर्ल, या सोशलाइजेशन के कैन बी डिफाइंड इन द प्रोसेस वेयर बाय द हेल्पलेस इन्फेंट्स ग्रेजुअली बिकम अ सेल्फ अवेयर नॉलेजेबल पर्सन बन जाता है थोड़े दिनों बाद। और ये सारी चीजें देख के बच्चों की बातें भी सुनोगे तो ये चीजें आपको उनसे भी पता चलेंगी थोड़े थोड़े दिनों बाद कि मम्मा ये ठीक नहीं है, ये सही है, ये गलत है। So indeed, without socialization, an individual would not live like a human being, क्योंकि हमें socialization जो है हमें इंसान बनाए रखता है, सोसाइटी जो है हमें इंसान बनाए रखती है, इसीलिए बोला जाता है कि society is also very important. Many of you will be familiar with the story of the wolf children of Medanpur. Two small girls were reportedly found in a wolf den in Bengal in 1920. They walked on all four like animals, preferred a diet of raw meat, howled like wolves, and lacked any form of speech, क्योंकि मतलब कुछ बोलना भी नहीं है। 1920 की स्टोरी है मैदानपुर की, कि वहां पे जो है तो लड़कियां बिल्कुल वुल्फ की तरह चल रही हैं, उनकी तरह खा रही हैं, उन्हीं की तरह जो है रॉ मीट को कंज्यूम कर रही हैं और मतलब जिंदा भी हैं। तो ये चीजें एडेप्टेशंस हैं नेचर के हिसाब से, जैसे अगर वो उस डेन में रुक गए और उसके बाद उनको रास्ता ना दिखाओ, तो ये सारी जो स्टोरी है। Such incidents have been reported from other parts of the world too, and we have so far been talking about socialization and newborn infants, क्योंकि socialization का जो process है वो start हो जाता है बिल्कुल छोटे बचपन से ही, कि जैसे दादा दादी बात कर रहे होते हैं तो स्टार्टिंग में ही बच्चे को अगर आप नीचे शू कराओगे या उसको बोलोगे कि बेटा टॉयलेट, उस टाइम पे तो बोलते भी नहीं हो, बट जस्ट आप नीचे विसल वाला इंडिकेशन देते हो तो बच्चा नीचे ही लुक करता है, वो बिस्तर में नहीं करता। तो ये सारी चीजें जो है ना, सोशलाइजेशन स्टार्ट हो जाता है तभी से। बट द बर्थ ऑफ अ चाइल्ड ऑल्सो ऑल्टर द लाइफ्स ऑफ दोज हु आर रिस्पॉन्सिबल फॉर इट्स अपब्रिंगिंग। अपब्रिंगिंग के लिए भी पेरेंट्स इंपॉर्टेंट होते हैं, पेरेंट्स रिस्पॉन्सिबल भी होते हैं, एंड दैट टू अंडरगोज न्यू लर्निंग एक्सपीरियंसेस, बिकमिंग ग्रैंड पेरेंट्स, पेरेंटिंग इन्वॉल्विंग अ होल सेट ऑफ एक्टिविटीज और एक्सपीरियंसेस है। आपने देखा होगा कि बहुत सारे जो भी न्यू पेरेंट्स होते हैं उनको जो बड़े लोग हैं काफी ज्यादा नसीहतें देते हैं कि नहीं ये सारी चीजें समझानी है, बहुत ज्यादा जो भी जिद करे तो ये चीजें आपको नहीं माननी है। ओल्ड पीपल स्टिल रिमेन parents when they become grandparents, of course, so thus forging another set of relationship connecting different generations with each other. So likewise the life of a young child changes with the birth of a sibling, and socialization is a lifelong process, क्योंकि वो स्टार्टिंग से चलता है और जब तक हम बूढ़े होते हैं, जब तक हम डेथ बेड पे जाते हैं, तब तक सोशलाइजेशन का जो सामाजिकता का प्रोसेस है वो चलता रहता है। ठीक, क्या चीज गलत है, क्या चीज सही है। वाइल सोशलाइजेशन हैज एन इम्पॉर्टेंट इम्पैक्ट ऑन द इंडिविजुअल, और कल्चर का जो भी इम्पैक्ट पड़ता है, कल्चरल प्रोग्रामिंग इन विच द चाइल्ड एब्जॉर्ब पॉजिटिवली द इन्फ्लुएंस विच विल ही और शी कम इन कॉन्टैक्ट विद। तो जो भी अच्छी चीजें, इसीलिए बोला जाता है कि आपकी संगत अच्छी होनी चाहिए, सो जिससे कि आप अच्छी चीजें अडॉप्ट करो, अपनी लाइफ में लेके आओ और उसको इनकॉर्पोरेट करो। इवन द मोस्ट रीसेंट न्यू बॉर्न can assert his or her will. He will cry when hungry and keep cry until those responsible for the infant's care respond. या फिर जैसे बच्चा रोता रहता है, जब तक आप दूध नहीं दोगे वो चुप नहीं होगा, तो मुझे खाना चाहिए। So you may have seen how normal everyday schedule of the family get completely recognized with the birth of a child. You have already been introduced to the concept of status, role, social control, group and social stratification. तो ये जो है आप स्तरीकरण जिसमें देखते हैं क्लास 1, क्लास 2, क्लास 3 है, या फिर कोई बीपीएल से है, कोई बहुत ही गरीब फैमिली से है, तो ये सारी चीजें जो चलती रहती है, नॉर्म्स एंड वैल्यूज जो है हमारी सोसाइटी का ही पार्ट है। एंड द प्रोसेस जो भी पूरा चलता है, बिरादरी, खानदान एंड क्लैन, और ये जो भी कास्ट, रिलीजन, तो ये सारा कुछ मतलब आता जाता है, ये सारी चीजें चलती हैं।
सो अपार्ट फ्रॉम दिस ये पूरा सोशलाइजेशन का जो है डिटेलिंग थी, इसमें ऐसा सच कुछ नहीं है, बस आपको टर्मिनोलॉजी समझनी है ये, इसीलिए एनसीईआरटी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अगर सोशियोलॉजी फर्स्ट टाइम कोई भी पढ़ेगा तो एनसीईआरटी एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करती है. So agencies of socialization, the child is socialized by several agencies, जिसमें कि स्कूल, फैमिली, बाकी बहुत सारे इंस्टीट्यूशंस हैं which plays a very very important role, जिसमें कि फैमिली, स्कूल, peer group, neighbor, occupational groups and social class, caste, race, religion, I mean sorry not race but religion and class, तो ये सारी चीजें आती हैं. उसमें भी डिटेलिंग में आएगा फैमिली. Since family system vary widely, the infant's experiences are by no means standards cross culture, क्योंकि एक फैमिली का दूसरी फैमिली से क्रॉस कल्चरिंग क्या हो रही है, इन्फेंट को भी ये चीजें नहीं पता होती, बट धीरे धीरे सीखता है. एक्सटेंडेड फैमिली से क्या बिहेवियर है. इन द फर्स्ट केस पेरेंट्स मे बी की सोशलाइजिंग एजेंट, बट इन द अदर ग्रैंड पेरेंट्स एंड अंकल और कजन मे बी मोर सिग्निफिकेंट. तो ये होता है कि हाँ मतलब ग्रैंड पेरेंट्स को तो पता है, बट जो न्यू पेरेंट्स होते हैं वो बहुत स्पेसिफिक नहीं होते हैं. दे क्यूरियस टू नो अबाउट कि बच्चा क्यों रो रहा है, क्या खाना है, क्या चीजें सही हैं उसके लिए, एंड ग्रैंड पेरेंट्स भी जो है वो समझाते हैं. सो फैमिलीज हैव वेरिंग लोकेशंस विद इन द ओवरऑल इंस्टीट्यूशंस ऑफ सोसाइटी. In most traditional society, the family into which a person is born largely determines the individual's social position for the rest of his life. क्योंकि उसकी एक इंडिविजुअल की सोशल, खुद की सोशल पोजीशन क्या है ट्रेडिशनल फैमिलीज में, that does matter. Apart from this, even when social position is not inherited at birth, in this way the region and social class of the family into which an individual is born affect pattern of socialization quite sharply. क्योंकि आप किस फैमिली में आपने जन्म लिया है और आपको कैसी अपब्रिंगिंग मिल रही है, ये आपको मतलब आपके एक्टिविटीज से, आपकी डीड से दिख जाते हैं. सो कैरेक्टरिस्टिक ऑफ देयर पेरेंट्स और अदर इन देयर नेबरहुड और कम्युनिटी, वो आना, उस चीजों को ग्रैस्प करना बिहेवियर में आ जाते हैं. सो ऑफ कोर्स फ्यू चिल्ड्रन सिंपली टेक ओवर इन अ unquestioning way the outlook of their parents, and this is especially true in the contemporary world, in which changes in so pervasive. Moreover, the very extensive of diversity of socialization agencies leads to many differences between outlook of a children, adolescent and the parental generation. क्योंकि अब जो हमारा थॉट प्रोसेस है, जो आज के टीनेजर्स है उनका थॉट प्रोसेस अलग होगा, जो हमारे पेरेंट्स का और हमारे दादा दादी का थॉट प्रोसेस है वो अलग होगा. सो दिस इज इट डिपेंड ऑन एंड दीज आर डिफरेंट. अब पीयर ग्रुप की बात करते हैं, मतलब सेम एज ग्रुप को पीयर ग्रुप जनरली कहा जाता है. अनदर सोशलाइजिंग एजेंसी इज द पीयर ग्रुप. पीयर ग्रुप आर फ्रेंडशिप ग्रुप ऑफ चिल्ड्रन ऑफ अ सिमिलर एज. Some culture, particularly small traditions, societies, peer groups are formalized as age grades. और उसके अलावा आपने देखा होगा कि without formal age grades, children over 4 or 5 usually spend a great deal of time in the company of friends of the same age. तो बहुत सारा टाइम तक मतलब आराम से खेलते कूदते रहते. The word peer means equal, क्योंकि आपका जो एज ग्रुप है सेम या फिर सिमिलर, एक आप कह सकते हो कि सिमिलर लेवल पे हो. So that is like equality. So friendly relation established between young children do tend to be reasonably egalitarian. A forceful or physical strong child may be some extent try to dominate others. क्योंकि कैरेक्टरिस्टिक होती है कि अब किसी का जो नेचर है थोड़ा सा डोमिनेटिंग है, तो वो औरों को भी डोमिनेट करने की कोशिश करता है या फिर वो दिखने लग जाता है. A forceful or physical strong child may be dominate, जैसे मतलब कोई बहुत हेल्दी है तो फिर और छोटे बच्चों को मारने लग जाता है. So because thereof the power parents are able in varying degrees to enforce code of conduct upon their children.
विद कोड ऑफ कंडक्ट का मतलब है कि आपको रूल्स एंड रेगुलेशंस के साथ ही मतलब चीजें फॉलो करनी है, जो चीजें सोसाइटी में चल रही है उसको ध्यान में रख के ही अपनी एक्शंस को परफॉर्म करना है. सो in peer groups by the contract, a child discover a different kind of interaction within which rules of behavior can be tested out and explored. Peer relationship often remained important throughout a person's life. Informal group of people of similar age of work and in their context are usually of enduring importance in शेपिंग इंडिविजुअल एटीट्यूड एंड बिहेवियर. तो ये जो है आपका पीयर ग्रुप या आपके साथ के लोग भी काफी ज्यादा मैटर करता है कि आपके बिहेवियर में या आपके एटीट्यूड में चेंज आना. उसके अलावा स्कूल्स में तो फॉर्मल एक इंस्टीट्यूशंस कह सकते हो कि इसमें एक पर्टिकुलर शेड्यूल होता है, बच्चा जा रहा है वहाँ पे बहुत सारी चीजें सीख रहा है, लर्निंग सीख रहा है. उसके अलावा एक्सपेक्ट टू सी देयर क्लासरूम वगैरह, जैसे जापानीज कल्चर में या किड्स को सिखाया जाता है, अपना स्कूल खुद साफ किया जाता है, वहाँ पे कोई झाड़ू वगैरह लगाने के लिए नहीं होता. जो बच्चे जाते हैं पहले स्कूल वगैरह साफ करते हैं, अपनी सीट्स क्लासेस साफ करते हैं, उसके बाद उनको पढ़ाई के लिए भेजा जाता है. बट इंडियन कल्चर में ऐसा नहीं है, यहाँ पे सारी चीजें अलग अलग होती है. इवन जापान में और भी बहुत सारी ऐसी कंट्रीज. अब मास मीडिया की बात करते हैं. मास मीडिया में भी काफी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है इलेक्ट्रॉनिक मीडिया. क्या चल रहा है सोसाइटी में, किस तरीके की न्यूज फ्लैश हो रही है, किस तरीके का जो इंफॉर्मेशन दी जा रही है टेलीविजन को. सो कंडक्ट लुक्स इन इंस्ट्रक्टिंग वुमेन ऑन हाउ टू बी बेटर फोकस और लाइक बेटर हाउस कीपर. तो किस तरीके से अच्छी हाउस वाइफ बनना. मोर अटेंटिव वाइफ्स आर पॉपुलर इन मैनी लैंग्वेजेस. द मीडिया कैन मेक द एक्सेस टू द इंफॉर्मेशन मोर democratic. Electronic communication is sometimes that can reach a village not connected by road or where no literacy centers have been set up. क्योंकि कई बार ये मीडिया इतना इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है कि जहाँ पे कनेक्टिविटी भी नहीं है, रोड बहुत अच्छी नहीं है, बट टीवी का जो है वहाँ पे टेलीकास्ट हो रहा है, कोई भी न्यूज चैनल वगैरह वो इजीली देख सकते हैं. तो कम्युनिकेशन जो है बढ़ रहा है, इन्फॉर्मेशन भी जा रही है. ऑन द अदर साइड आपने देखा होगा इफ can't be predicted how media influence people. What is certain in the extent of the influences in terms of both information and exposure to areas of the experience distant from one's own. एक जगह पे मतलब कहीं दूर दूर के जो एरियाज है वहाँ पे चीजें थोड़ी अलग होती हैं और आप प्रिडिक्ट भी नहीं कर सकते कि पीपल कैसे इन्फ्लुएंस हो रहे हैं कैसे नहीं हो रहे. ऑन द अदर साइड देयर इज अ साइजेबल audience for Indian television serials and films in countries like Nigeria, Afghanistan, among Emirates from Tibet. So, अब ये सारी चीजें हैं कि मतलब अलग अलग प्लेसेस में द टेलीवाइज्ड महाभारत वाज एयर्ड व्हेन डबिंग इन ताशकेंत, बट इवन विदाउट डबिंग चल रहा है, वहाँ पे लोग देख रहे हैं. तो ये सारी चीजें होती है. ताशकेंत समझौता भी देखा होगा, लाल बहादुर शास्त्री की जहाँ पे डेथ हुई थी. सो वॉच्ड इन लंदन बाय चिल्ड्रन हु स्पोक ओनली इंग्लिश. तो ये चीजें भी उनको भी समझ आती है, महाभारत क्या है, रामायण क्या है, तो वहाँ पे भी टेलीकास्ट होता था. सो उसके अलावा अदर सोशलाइजिंग एजेंसीज हैं, उसमें भी चाहे आप मतलब अपने ग्रैंड पेरेंट्स वगैरह से बात की हो, वर्कशॉप या इन द ड्वेलिंग वगैरह में. सोशलाइजेशन एंड इंडिविजुअल फ्रीडम की अगर बात करें तो सोशलाइजेशन तो ये है कि आपके नॉर्म्स क्या हैं, किस तरीके से सोसाइटी में चल रहा है. इंडिविजुअल का फ्रीडम का मतलब हुआ कि जो हम सोचते हैं हम उसी की तरीके से काम कर रहे हैं. सो अपार्ट फ्रॉम दिस there may be conflict between the socializing agencies and स्कूल, होम, बिटवीन होम एंड पीयर ग्रुप. क्योंकि हो सकता है, जरूरी नहीं कि आपके फैमिली का जो कल्चर है वो जरूरी नहीं है कि सेम हो जो कि आपके फ्रेंड सर्कल में है. तो कॉन्फ्लिक्ट होने के चांसेस बहुत बढ़ जाते हैं. या तो आप उनको अडॉप्ट करो या फिर कम्प्लीटली नेग्लेक्ट करो. तो दो ही चीजें होती है. एंड came to maturity, no influencer our behavior. It might appear that we are robbed of any individuality for free. Such a view in fundamentally mistake the fact that
For birth to death, we are involved in interaction with others. Certainly, conditions or personalities, the values we hold, and जो भी चीजें हमने सीखी हैं सोसाइटी से या सोसाइटी ने सिखाई सोशलाइजेशन के थ्रू, तो इंडिविजुअल सोशलाइजेशन में तो आप सोसाइटी से जो है इन्फ्लुएंस होते हो, बट इंडिविजुअल आइडेंटिटी या फ्रीडम का मतलब है कि आप जो है आप क्या सोचते हो, आपके लिए सही और गलत क्या है, आप उस पर ज्यादा ध्यान देते हो। इसके अलावा ये कुछ कुछ एक्टिविटीज हैं, तो ये सारी चीजें ऐसा हमारे लिए बहुत इतना एक्टिविटीज इम्पोर्टेंट नहीं है क्योंकि हम तो चैप्टर कर ही रहे हैं। इसके अलावा ग्लॉसरीज हैं, कल्चरल इवोल्यूशनिज्म, स्टेट सिस्टम, ग्रेट ट्रेडिशन, लिटल ट्रेडिशन, सेल्फ इमेज, सोशल रोल्स, सोशलाइजेशन एंड सब कल्चर। ये सारी चीजें ऑलरेडी हम इस चैप्टर में काफी अच्छे से पढ़ चुके हैं, तो ये चीजें आपको समझ आ गई होंगी। और ये जो है चैप्टर 4 कंप्लीट होता है आज। कोशिश करती हूँ कि कल जो है चैप्टर 5 और इस जो 11th क्लास की एनसीईआरटी सोशियोलॉजी का लास्ट चैप्टर होगा उसको कंप्लीट करके फिर 12th की एनसीईआरटी को स्टार्ट करेंगे। टिल देन आई थिंक आई एम एडिंग द वैल्यू, तो अपने फ्रेंड्स को एटलीस्ट शेयर कर सकते हो ताकि आपको एक जो है जो बच्चे कोचिंग नहीं ले पा रहे हैं उनको हेल्प करने की जो भी एक इट इज लाइक स्टार्ट्स, तो उसमें आप कंट्रीब्यूट कर सकते हो। और सिमिलरली आपको भी एक अच्छा जो है सर्कल तैयार हो जाएगा, आपका फ्रेंड सर्कल जो कि एनलाइटेंड होगा, जिसको नॉलेज होगी, एंड देन यू गाइस कैन डिस्कस गुड थिंग्स। सो थैंक यू सो मच, बाय।